आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हम आज करेंगे कक्षा 10वीं का जो है आपकी त्रैमासिक परीक्षा, जो कि 19 तारीख से आपकी शुरू होने वाली है। 19 सितंबर से आपकी त्रैमासिक परीक्षा जो है शुरू होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 19 सितंबर से आपकी त्रैमासिक परीक्षा शुरू होगी। 19 सितंबर से आपकी त्रैमासिक परीक्षा शुरू होगी। तो आज हम कक्षा 10वीं आपका जो पहला पेपर है विषय विज्ञान, जी हाँ दोस्तों, विषय विज्ञान का आपका जो है पहला पेपर है। तो इसके हम आज की वीडियो में कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो कि आपके 100% जो है पेपर में आ सकते हैं। आपकी सुनिए दोस्तों, आपके पेपर बिल्कुल वायरल नहीं होंगे। इस बार एमपी बोर्ड ने बहुत स्ट्रिक्ट जो है कानून बनाए हैं। इस बार यदि यूट्यूब पर कोई भी पेपर वायरल हुआ त्रैमासिक का, तो उसको लगभग उसको जो है 50 से 1 लाख रुपए का, 50,000 से 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और 10 साल की होगी उसको जेल। तो इस बार कोई भी रियल पेपर प्रोवाइड नहीं करवाएगा आपको। और अगर आप रियल पेपर के चक्कर में रहोगे तो आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, आप क्या हो जाओगे, फेल। आप हो जाओगे फेल अगर आप जो है फर्जी पेपरों के चक्कर में रहोगे। आप पेपरों के चक्कर में रहोगे तो फेल हो जाओगे। तो आपको करनी है इस बार मेहनत। आपकी 10वीं है, बोर्ड परीक्षा है, तो मान लीजिए मेरी बात, समझ लीजिए आप लोग समझ लीजिए कि आपके पेपर वायरल नहीं होंगे। और अगर आप पेपरों के चक्कर में रहे तो आप क्या हो जाओगे, फेल। तो इसलिए आप लोग जो है बिना चीटिंग के इस बार जो है अच्छे से पढ़ाई करें। और हमारा जो चैनल जो आपको जो भी क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवाए, प्रश्न उत्तर जो भी प्रोवाइड करवाए, आप उनको एक बार जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि इन प्रश्नों के आने की 100% चांस है कि ये प्रश्न पेपर में आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बिना देरी करें शुरू करते हैं और देखते हैं हम आपके प्रश्न आगे के। तो यहाँ पर देखिए, इससे पहले की वीडियो में जो है हमने आपको कुछ प्रश्न बताए थे। तो 3 प्रश्न जो है इससे पहले की वीडियो में हमने बताए थे। आज की वीडियो में हम चौथा प्रश्न देखेंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वो 3 सवाल, वो 3 प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आज की इस वीडियो को आप देखिए। तो पहला हमारा जो है दूसरा है, तीसरा क्वेश्चन हो गया है। अब चौथा प्रश्न क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करना पड़ता है। अगर आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना ये नहीं पता तो आप पिछली वीडियो देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा। तो पिछली वीडियो में थोड़ा हमारा ये रह गया था कि असंतुलित रासायनिक समीकरण और ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पर H के 2 हैं, N के 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे परमाणु संख्या, लेकिन यहाँ पर N का बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर H का जो है 3 है। यहाँ पर N का 1 माना जाएगा और H का 3 है। N का 1 क्यों माना जाएगा, क्योंकि जब किसी संख्या के गुणा में कुछ नहीं होता तो वहाँ पर 1 माना जाता है। और यहाँ पर फिर हमें क्या करना होगा, इसको संतुलित करना होगा। तो संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 हैं, फिर यहाँ पर हमने 3 ऐड कर दिए, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 और 2 6। और N के हमारे 2 हैं, ठीक है। तो N का गुणा 2 में होगा सो हो जाएंगे 2N। H के यहाँ पर 3 है, 3 का गुणा 2 में होगा तो हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर H के 6 हैं, इस साइड भी H के 6 हैं, इस साइड N के 2 हैं, इस साइड भी N के 2 हैं। मतलब ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित हो गया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करना पड़ता है। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करना पड़ता है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। अभी आप लोग इसको अच्छे समझिए, ठीक है। पहले तो यहाँ पर आप समझिए कि क्वेश्चन उत्तर क्या कह रहा है। किसी रासायनिक अभिक्रिया, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही, तो उसमें क्या हो रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए जो है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना पड़ता है। अभी आप लोग ये तो समझ गए कि रासायनिक समीकरणों को जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए जो है संतुलित करना पड़ता है। अभी आप लोग ये समझिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, मतलब 2 पदार्थ आपस में मिल रहे हैं, ठीक है। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों, यहाँ पर देखिए उत्पाद मतलब कि जो दोनों पदार्थ हैं, ये दोनों पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उत्पादों की जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया के बाद, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके बाद, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके बाद उसका जो द्रव्यमान होता है, उसका जो भार होता है वो उतना ही होता है जितना कि पहले था। मतलब कि आप जैसे चाय बना रहे हैं, तो इसमें आपने 10 ग्राम पानी डाला प्लस 10 ग्राम दूध डाला, ठीक है। और 10 ग्राम पानी डाला, 10 ग्राम दूध डाला और आपने 5 ग्राम चाय की पत्ती डाली और 10 ग्राम शक्कर डाल दी। तो ये जो आपकी चाय बनेगी इसका कुल द्रव्यमान कितना होगा, मतलब ये चाय कितने ग्राम की होगी, 10, 20, 30 और 5 35। अब 35 ग्राम की जो आपकी चाय होगी उसमें से आपकी लगभग 15-20 ग्राम आपकी जो है चाय की पत्ती में जब आप छानते हो तो 10-15 ग्राम आपकी उसमें बच जाएगी और बाकी आपकी चाय 35 ग्राम की होगी, ठीक है। मतलब कि कुल हमने अभिकारक कितने ग्राम लिए, 35 ग्राम लिए, तो 35 ग्राम ही आपकी जो है चाय बनेगी, ठीक है। आप इसको समझिए आप अच्छे से, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है आपका प्रश्न है हिट एंड ट्रायल विधि, तो ये जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में नहीं आता, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको समीकरण दिए गए हैं, इनको संतुलित करना है। तो संतुलित करना आसान है। पहले यहाँ पर देखिए अपन को Na मतलब कि सोडियम की परमाणु, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सोडियम की परमाणु संख्या नहीं लिखी, मतलब कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्लोरीन की 2 है, ठीक है। और यहाँ पर बन क्या रहा है, 1 सोडियम बन रहा है और क्लोरीन भी 1 बन रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, गुणा करना होगा।
यहाँ पर हम 2 का गुणा कर देंगे तो 2 हमारा Na कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 हम कर देंगे Cl, पहली से 2 है क्लोरीन, तो क्लोरीन में हमें किसी भी संख्या का गुणा नहीं करना। तो यहाँ पर आपके कुछ रासायनिक समीकरण हैं, तो आपको ये आएंगे तो नहीं, फिर भी आप इनको जो है एक बार अच्छे से देख लीजिए कि कैसे किए जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इनको अच्छे समझ लीजिए, इनकी अलग से वीडियो देखिए कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से समझ लीजिए, आपकी परीक्षा में जो है 2-3 नंबर के आपके आ सकते हैं। ये प्रश्न आया आपका वेरी मोस्ट IMP प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण, महामहत्वपूर्ण प्रश्न आया। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ये आपका 100% आएगा पेपर, लिख कर रख लीजिए। 100% पेपर में आपका ये प्रश्न आएगा, आएगा ही आएगा। लिख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए बस एक बार, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और उत्तर क्या बोल रहा है। आप अपने मन से इसको, अगर ये 4 नंबर का प्रश्न आ गया तो 4 नंबर के हिसाब से आप इसको 10 लाइन में लिख सकते हैं, समझ लीजिए बस आप इसको। तो क्वेश्चन सबसे पहले आप समझिए क्या कह रहा है। वायु में जलाने से पहले, ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? इसका सीधा है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाए। मतलब मैग्नीशियम रिबन एक धातु है, देखिए ये है मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। अब इसको जब हम जलाएंगे, ठीक है, तो इसको पहले साफ क्यों किया जाता है? पहले हम इसको साफ करते हैं फिर जलाते हैं, तो ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप अच्छे समझिए। मैग्नीशियम रिबन क्या है? एक धातु तत्व है, ठीक है। जैसे लोहा है, लोहा क्या है? धातु है, ठीक है। और प्लास्टिक क्या है? अधातु। धातु आप जानते हैं जिसमें आप विद्युत, जिसमें आप अगर करंट के 2 तार लगा दें तो आपको करंट लग जाएगा, वो धातु तत्व होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन क्या है? एक धातु तत्व है। जब इसे वायुमंडल में खुला रखा जाता है, मतलब कि ये है मैग्नीशियम रिबन। अभी आप इसको जो है ऐसे ही खुला रख दो, अपने घर में खुला छोड़ दो, ठीक है, ऐसे ही रखा रहने दो, तो ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से, वायुमंडल में खुला रखा जाता है तो यह क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करता है। मतलब ऑक्सीजन को अपनी, ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करता है? अपने ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक मलिन परत बना देता है। मतलब जैसे आप लोहे को है, लोहे को आप ऐसे खुला रख दो, उस पर कलर मलर मत पोतो, आप ऐसे ही रख दो तो उस पर जंग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। उसी प्रकार जो है ये मैग्नीशियम रिबन है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है जिसे का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक मलिन मतलब की गंदी परत बना लेती है, जो क्या करती है? इसे जलने में अवरोध पैदा करती है। मतलब जब इसे जलाते हैं तो ये जलती नहीं। क्यों? क्योंकि जो है इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बनी रहती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ किया जाता है। यदि ये 3 नंबर में है तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। अगर 2 नंबर में है तो आपको लिखना है कि मैग्नीशियम रिबन एक धातु तत्व है। जब इसे वायुमंडल में खुला रखा जाता है तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की मलिन परत बना लेता है, जिसके कारण ये जो इसे जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए जलाने से पहले साफ किया जाता है। 2 नंबर में आपको इतना लिखना है, 3 नंबर में इतना लिखना है, और 4 नंबर में अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो 4 नंबर में आप इसको आराम से बड़ा करके लिख सकते हो। तो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न। वीडियो को जो है लंबी हो रही है और हमें ज़्यादा प्रश्न करने हैं, तो हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो संयोजन अभिक्रिया, तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके किसी एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जब 2 पदार्थ, एक ये है और एक ये है, जब ये 2 पदार्थ सिर्फ एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहले तो आप इसका विपरीत क्या हो जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एकल पदार्थ, मतलब जिसमें एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, जैसे चूना पत्थर सिर्फ एक पदार्थ है, जब ये इसको जो है इसको ये ऊष्मा में इसको आप रख देंगे चूना पत्थर को, तो ये ऊष्मा से जो है 2 पदार्थ में टूट जाएगी। और इसमें क्या होता है? 2 पदार्थ एक पदार्थ को बनाते हैं, और इसका विपरीत हो जाएगा आपका, ये एक पदार्थ से 2 पदार्थ बनाता है। तो आप इसको अच्छे समझ लीजिए। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग करके किसी एकल, मतलब कि एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन, कोयले का दहन मतलब कि सी, जो कि आपका सॉलिड है कोयला, O2 मतलब कि ऑक्सीजन गैस, तो इससे क्या बनेगा? CO2, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, मतलब कि एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि कोई एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे हमें जो है उत्पाद प्रदान करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चूना पत्थर का टूटना, ठीक है। फिर हमारा प्रश्न आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? लिख कर रख लीजिए, आप लोग लिख कर रख लीजिए। आपको ये प्रश्न त्रैमासिक परीक्षा में 2 नंबर में आपको पक्का देखने को मिलेगा। लिख कर रख लीजिए आप लोग, ये प्रश्न आप अभी लिख लीजिए और इसका उत्तर लिख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपका 100% आता है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। नाम में ही है ऊष्माक्षेपी, मतलब कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें, अब रासायनिक क्रिया है तो उत्पाद तो बनेगा, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसका नाम ही है ऊष्माक्षेपी, मतलब कि ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, ठीक है। तो उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार और सुन लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण भी आप देख लीजिए, मीथेन गैस का दहन, मीथेन गैस का दहन। अब देखिए मीथेन गैस का सूत्र क्या होता है? CH4, और इसको जब हम जलाएंगे तो O2 हो जाएगा। तो CH4 और O2 जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? CO2
अब इसका आप देखिए CH4 का आप C उठा लीजिए और O2 का आप O2 उठा लीजिए, तो क्या हो जाएगा C और O2। फिर यहाँ पर H4 है, ठीक है, तो यहाँ पर H2 लिख दो और यहाँ पर 2 बचे तो इसका O लगा दो, सो हो जाएगा H2O। मतलब कि मीथेन गैस का दहन CO2 प्लस H2O प्लस यहाँ पर लिखना है ऊष्मा, क्योंकि ये जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। अभी आ जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभी ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकलती है, इसका विपरीत हो जाएगा ऊष्माशोषी में। क्या हो जाएगा? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने के लिए ऊष्मा ग्रहण की जाती है। इसमें ऊष्मा क्या की जाती है? ग्रहण, मतलब इसमें ऊष्मा ली जाती है, मतलब कि ऊष्माक्षेपी ऊष्मा देती है और ऊष्माशोषी ऊष्मा को लेती है। शोषी मतलब सोखती है, ऊष्मा सोखती है, ठीक है। तो आपको सीधा लिखना वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने के लिए, अब जब तक उसको जिसके संपन्न होने के लिए, अब जब तक वो संपन्न नहीं होगी हमें उत्पाद नहीं मिलेंगे। और संपन्न कैसे होगी? जब वह ऊष्मा ग्रहण करेगी, ठीक है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी संपन्न होने के लिए ऊष्मा ग्रहण की जाती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना कैसे? बर्फ होती है, बर्फ में ऊष्मा देते हैं हम लोग, ऐसे ही नॉर्मल आप नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए या फिर गैस पर रख दीजिए या फिर कहीं पर भी, तो उसको जब ऊष्मा मिलेगी तो वह किस में बदल जाएगी? जल में। तो इसे क्या हम कहते हैं? ऊष्माशोषी। अभी प्रश्न 12 है आपका, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहती है? तो विस्थापन अभिक्रिया बाकी हम जो अगली वीडियो में समझेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आपको अगर समझ में जो प्रश्न समझ में ना आया हो कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक बात जरूर रखिए, एक बात ध्यान में जरूर रखिए कि पेपर लीक नहीं होंगे। मेहनत कर लो बच्चों, 10वीं बोर्ड है। और एक मैं आपको जानकारी बताने वाला हूँ, आप कक्षा 10वीं में 95% ले आइए। आपको क्या करना है? हाँ, कठिन जरूर है, मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। 95% लाएंगे आप लोग तो आपको कक्षा 10वीं के बाद 11वीं पढ़नी, 12वीं पढ़नी, और उसके बाद आपको पोस्ट ऑफिस में आपको अपनी आप नौकरी मिलेगी पोस्ट मास्टर की, जिसकी शुरुआत की सैलरी कितनी है? 10,000 से लेकर 15,000 तक शुरुआत की। फिर से आपकी बढ़ती जाएगी सैलरी, बढ़ती जाएगी 30-40 हज़ार हो जाएगी। मतलब कि आपको सिर्फ 10वीं में आपको 95 ले आनी है। मेहनत जरूर करनी है, लेकिन आपको जो है 12वीं पास करनी है, फिर कुछ मेहनत नहीं करनी, कुछ मेहनत नहीं, बस आपको जो है 10वीं में मेहनत कर लीजिए आप लोग। बस बहुत ही आसान सा सिलेबस है इस बार का आपका। आपको 15,000 रुपये सैलरी शुरुआत में होगी, फिर बाद में बढ़ती आपकी 35-40 हज़ार रुपये हो जाएगी। और फिर आपको और कुछ उसके आगे करेंगे तो आपको और सैलरी मिलने लगेगी। मतलब कि आपकी जो है लाइफ सेटल हो जाएगी। और आपको मात्र 4 घंटे, और उसके साथ 4 घंटे आपको जो है नौकरी करनी पड़ेगी बस। और फिर उसके बाद आप पार्ट टाइम जॉब टाइप की हो जाएगी, जिसमें आपको जो है 15,000 से लेकर 35,000 तक की आपकी सैलरी होगी। तो जल्दी से आप लोग जो है मेहनत करना शुरू कर दीजिए 10वीं में। आप सोचते हो कि आपकी यही उम्र है कि आप अभी मस्ती कर लो, आपकी बहुत उम्र है भाई लोग। किसने कहा कि आप 20 साल की उम्र में चले जाओगे? है कि नहीं? मेहनत कर लो यार, पेपर के चक्कर में मत रहो, पेपर लीक नहीं होंगे। हम लोगों की बात मान लो, पेपर आपके ना इस साल बिल्कुल लीक नहीं होंगे। आपने वार्षिक परीक्षा देखी थी, क्या पेपर लीक हुए थे? नहीं। इस बार त्रैमासिक परीक्षा के, अर्धवार्षिक परीक्षा के और कोई भी परीक्षा हो, आपके पेपर लीक नहीं होंगे। मेरी ये बात आप लोग जो है याद रखना, काम में आएगी आपको। अगर पेपर के चक्कर में रहोगे तो फेल हो जाओगे। हाँ, फेल तो नहीं होगे, फिर भी आपके इतने ही परसेंट आएंगे। क्या कर लोगे इतने परसेंट में आप लोग? सबको बताना। फिर कोई पूछे 10वीं में कितने बने? 33%। भाई साहब, होगा ये नाम, 33% बने हैं आपकी। अब सोचो, आप लोग कहीं पर जाओ, आप अपने परसेंट बताओ कि कोई पूछे 10वीं में कितने परसेंट बने? 96। सोचो क्या नाम होगा आपका। बाकी आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आज की वीडियो में जो है इतना ही। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। और पेपर के चक्कर में मत रहना।